बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। गांव या शहर में जब भी कोई पहलवान टाइप का व्यक्ति अपने ताकत से या हथियार के बल पर या फिर पाले हुए लठैतों के बल पर लोगों को अगर धमकाए, उनकी जमीनें छीन ले, उनके पशु पक्षी छीन ले या फिर अपने खेत पर काम करवाए, तो ऐसे लोगों को पुरानी फिल्मों में या तो जमींदार, लाला, दादा ठाकुर या आजकल जैसे बाहुबली कहा जाता है। ऐसे लोगों को गुंडा मवाली नहीं कहा करते, क्योंकि ये लोग ऊंचे और रसूखदार मतलब उच्च कुल या ऊंची पहुंच वाले होते हैं। अलग अलग इलाकों में इनके लिए अलग अलग संबोधनों का चलन है और ऐसे ही संबोधनों का एक शब्द है धाकड़, जो कि धाक से बना हुआ है। धाकड़ यानी कि जिसकी धाक या दबदबा चारों तरफ हो, ताकतवर, तगड़ा, बलवान, प्रबल, यानी कि हिष्ट पुष्ट। लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को धाकड़ बोलेंगे जो खुद डर के मारे अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड या सरकारी सुरक्षाकर्मी Y+ सिक्योरिटी लेकर चलता हो? ओ, तो क्या सिर्फ इसलिए आप लोगों ने उसको धाकड़ मानने से इनकार कर दिया? तो क्या सिर्फ इसलिए धाकड़ सुपर फ्लॉप हो गई? लेकिन ये तो गलत बात है भाई। अरे भाई, फिल्मों में रोल करना और सही में वैसा ही होना जरूरी थोड़ी है। अब जैसे गजनी में आमिर खान ने शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बीमार व्यक्ति का रोल किया था, तो क्या वो ऐसे हैं? बल्कि दूसरी बीवी से तलाक के बाद भी उनको वो पहली पत्नी याद है और हाल ही में सभी के साथ साथ उन्होंने स्विमिंग पूल में वो नजर भी आए थे। खैर, फिल्मों की बात अलग है और हकीकत कुछ अलग। अब जैसे कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया, तो क्या वो वैसी है? क्या कहा पाटिल? हमारे वीडियो एडिटर कह रहे हैं कि वो वीरांगना है, किसी और से या ना किसी से भी पंगा ले सकती है। पूरे इंडस्ट्री से वो पंगा ले चुकी है और शिवसेना से भी। भाई, पॉलिटिकल मामला थोड़ा अलग है, बोल दिया होगा कभी कुछ। अब जोश जोश में कई लोग कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, फिर पॉलिटिकल बैकअप हो तो जोश और बढ़ जाता है। अब किसी के शब्दों को ऐसे थोड़ी पकड़ लेना चाहिए। अब जैसे अक्षय कुमार ने भी एक बार बोल दिया था कि पैसे के लिए वो तंबाकू वाले गुटखे का प्रचारण नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे मिले तो जुबान केसरी हो ही जाती है। खैर, हम बात कर रहे थे धाकड़ की। उम्मीद थी कि खूब धाक जम जाएगी, लेकिन धाक की ये उम्मीद कड़ की आवाज़ से टूट गई। जबकि कंगना जिस पार्टी के लिए काम करती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सारे पार्टी मेंबर ही एक एक टिकट खरीद लेते तो भी कम से कम 8 करोड़ 80 लाख के टिकट बिक जाते, और एक टिकट की कीमत अगर 100 रुपये भी मान ले तो कम से कम 800 करोड़ का तो बिजनेस हो ही जाता। लेकिन दगाबाज रे, तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। 8 करोड़ 80 लाख लोगों के नैनों ने दगा दे दिया। IT सेल वाले भी तो फिल्म देख सकते थे, लेकिन आजकल मल्टीप्लेक्स के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा है और पार्टी है कि डर्टी कमेंट ट्रोलिंग के रेट ही नहीं बढ़ा रही। बेचारे IT सेल वाले अभी भी 2 रुपया प्रति कमेंट ट्रोलिंग के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। अब इतने पैसे में वो गैस पेट्रोल भरवाएं कि पिक्चर देखें। अब इनमें से कुछ कट्टर लोग तो इसलिए भी पिक्चर देखने नहीं गए होंगे क्योंकि कंगना ने अभी अभी ईद में सेवैयाँ खा ली, वो भी सलमान खान के साथ एक पार्टी में। वैसे कंगना को लगा कि सलमान भाई से कुछ तो रिश्ता है। जैसे भाई के नाम से कई पंगे जुड़े रहते हैं ना, वैसे ही कंगना की पहचान भी पंगों से ही होती है। सलमान भाई के शो बिग बॉस में वैसे ही लोग लिए जाते हैं जिनका विवादों से कुछ न कुछ रिश्ता होता है। कंगना ने भी एक ऐसा ही शो होस्ट किया, लॉकअप, तो दोनों बराबरी के हुए ना। तो इसी नाते कंगना पहुंच गई सलमान खान की ईद वाली पार्टी में। एक तो ईद, वो भी खान के घर, और तो और ड्रेस भी कुछ वैसा ही पहन रखा था। अब बेचारे ट्रोलर्स भी बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, ट्रोल करें या लाइक करें। अब इसी चक्कर में प्रति कमेंट वाली कमाई भी चली गई। लेकिन ये तो चलो अभी की बात है। कंगना जब फुल फॉर्म में पंगे ले रही थी तब भी तो पार्टी मेंबर्स और IT सेल कामगारों ने साथ नहीं दिया। अगर दिया होता तो ऐसे एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप थोड़ी होती। कायदे से देखा जाए तो साल 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद से कंगना की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद रिलीज हुई कट्टी बट्टी, रंगून, सिमरन, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, जजमेंटल है क्या, थलाइवी और तो और जिसके लिए कंगना फेमस है वो पंगा फिल्म भी नहीं चली। और अब ये धाकड़, कंगना के लिए तो ये लगातार 8वां झटका है बेचारी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि कंगना रनौत की धाकड़ देश के 2200 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे दिन इस फिल्म के सिर्फ 1,05,000 रुपए के टिकट बिके, यानी कि प्रति हॉल हर दिन 5 आदमी। भगवान के नाम पर ही सही, पर इस फिल्म को देख तो लीजिए, आपकी जोड़ी सलामत रहेगी, आपके घर में रुपए बरसेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यार कुछ समझ में नहीं आया, अब इस पोस्ट में दिलीप भाई प्रमोशन कर रहे हैं या डिमोशन, ये बड़ा कंफ्यूजन है। कंगना ने फिल्म के प्रमोशन के लिए कितना कुछ किया, ईद मुबारक भी बोला, सलमान भाई ने भी धाकड़ के लिए इंस्टाग्राम पर बधाई दी थी, फिल्म का ट्रेलर भी पोस्ट किया। तब भावुक होकर कंगना ने सलमान की पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा था, थैंक यू माय दबंग हीरो। वैसे जिसकी लोगों में धाक हो उसको मुंबई में भाई कहा जाता है, फिर भाई अगर दबंग भी हो तो बात और बड़ी हो जाती है। भाई की दबंग हिट हुई तो धाकड़ को भी सुपर हिट होना था, क्योंकि दबंग और धाकड़ शब्दों का उपयोग भी रसूखदार और बाहुबलियों के लिए ही होता है। लेकिन हमारे मीडिया के लोग दबंग शब्द उनके लिए लिखते हैं जो दलित लड़कियों का बलात्कार करते हैं। मतलब ये कि कमजोर पर अत्याचार करने वाले को दबंग कहा जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि बलात्कार करने वाला सवर्ण जातियों से होना चाहिए। हालांकि कंगना भी उसी तरह के कुछ उच्च कुल की है और इसीलिए वो भी SC ST OBC को मिले अवसर के आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में है। ओहो, तो हो सकता है कि आरक्षण पाने वालों ने फिल्म नहीं देखी और फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। अच्छा, फ्लॉप से याद आया, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि जापान में कल एक ऐलान किया गया कि क्वाड चीन के विस्तारवाद का जवाब देने के लिए है, तो भारत ब्रिक्स का हिस्सा क्यों है? पंचतंत्र की कहानी का चमगादड़ बनने के लिए? यानी हमारा देश ब्रिक्स में है या क्वाड में? स्वामी पूछ रहे हैं कि हमारा देश किसके पक्ष में है, और पूरी बीजेपी पूछ रही है कि स्वामी जी आप किसके पक्ष में हो? अब बताइए, कंगना जिसके पक्ष में है उनके पक्ष से संबंधित स्वामी जी भी उनके पक्ष में नहीं है जिनके पक्ष में कंगना है। कुछ समझ में आया? नहीं ना? बस इसी कारण फिल्म फ्लॉप हो गई, मतलब फुल कंफ्यूजन। अब कंगना करे क्या? मोदी जी यहां होते तो संसद में फिल्म का प्रमोशन करवा देते, लेकिन वो तो जापान गए थे। वहां जाकर उन्होंने हमेशा की तरह डटकर पूरी लगन से तमाम दूसरे देशों के राजनेताओं के बीच फुल कंसंट्रेशन से मीडिया कैमरों को परफेक्ट पोज दिया। और बस एक जगह थोड़ी सी गलती हो गई। अरे वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, आपस में ही बातें कर रहे थे। बस इसी चक्कर में कैमरे में बैक पोर्शन आ गया और इस बीच उन्होंने ये कह दिया कि जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ध्यान का है। अब बताइए, भक्तों के लिए कितना दुविधापूर्ण वक्तव्य है प्रभु। आप ये रिश्ता राम का है, शिवलिंग का है, ये भी तो बोल सकते थे महोदय। यहाँ रहते हो तब तो आप ये नहीं बोलते कि देश बुद्ध का है, और वहाँ विदेश में जाकर आपने कह दिया कि बुद्ध का देश है। और यहाँ आपके हिंदुत्व के चक्कर में आर्कियोलॉजी वाले शर्मा जी यहाँ के बुद्धा केव्स को पांडव गुफाएं, भिक्षु निवास को लक्ष्मण कुटी और अशोक स्तंभों को शिवलिंग साबित करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। खुदाई में निकली बुद्ध मूर्तियों को छुपा छुपा कर देवी साबित करने में बरसों लग गए, और आपने तो एक ही झटके में कह दिया कि बुद्ध का रिश्ता है। यह अलग बात है कि बुद्ध का नाम लिए बिना बाहरी देशों में कोई पूछ परख नहीं होती, लेकिन भक्तों का इतना तो मान रख लेते प्रभु, जो बेचारे हिंदू मुस्लिम करने के लिए डेली मेहनत करते रहते हैं। वैसे भी बेचारे IT सेल वाले पहले ही परेशान हैं। हिजाब से लेकर ज्ञानवापी तक सब फ्लॉप शो बनता जा रहा है, और उधर हैदराबाद एनकाउंटर भी फर्जी साबित हो गया,
और हरियाणा कोर्ट ने भी अखलाक को फर्जी मामले में बरी कर दिया। अब एक ताजा शेर इसमें याद आता है, दंगे की हर साजिश नाकाम हो जाती है, अब हर कौम अकलवर नजर आती है। इन तमाम नाकामियों से आईटी सेल बड़ा मायूस था। तभी राहुल गांधी ने बताया कि भाजपा ने पूरे देश में कैरोसिन छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। बस फिर क्या था, एक बार फिर से सारे टीवी चैनल गुलजार हो गए। पेट्रोल सस्ता होने और कैरोसिन छिड़कने पर खूब बहस हो गई। आईटी सेल को भी एक चिंगारी मिल गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जब चारों तरफ से फ्लॉप और असफलता मिले, तब ऐसी इमरजेंसी में जो भी मिल जाए उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। तो कंगना ने भी धाकड़ की भारी असफलता, या यूं कहे कि अपनी 8 फिल्मों की असफलता के बाद इमरजेंसी से उम्मीद का दामन पकड़ लिया है। अब वो इमरजेंसी में काम करेंगी, मतलब वैसी इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी नाम की फिल्म में काम करेंगी। और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विमेन्स एम्पावरमेंट के रूप में किरदार दिखाया जाएगा। अब एक और खबर सुनकर भक्त फिर कंफ्यूज हो गए कि कंगना जी बीजेपी से सीधे कांग्रेस में तो नहीं चली गई। वैसे देखा जाए तो बीजेपी में आधे से ज्यादा कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेस में आधे से ज्यादा बीजेपी वाले। ये आना जाना तो लगा रहता है। नाना पटोले बता रहे थे कि गोंदिया के जिला परिषद और स्थानीय निकायों में एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वहीं एनसीपी ने बताया कि भंडारा में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। दरअसल कौन किस पक्ष में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी हाल में सत्ता रहनी चाहिए, लाभ मिलते रहना चाहिए। और ये बात मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार और राजस्थान का राजघराना बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो मुगलों के साथ भी और उसके बाद भी अंग्रेजों के समय सत्ता में ही रहे। देखा जाए तो सत्ता का सही अर्थ बता रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायक प्रवीण पाठक। परशुराम जयंती पर सभी ब्राह्मण इकट्ठे थे। इसमें बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कांग्रेस के पाठक जी ने जो कहा वही शाश्वत सत्य है। सुन लीजिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मंत्री पद रहते हैं, विभाग बदलते रहते हैं, पर जो पिछले बहुत लंबे वर्षों से लगभग 3-4 दशकों से हमारे ब्राह्मण समाज के गृह मंत्री हैं, आदरणीय नरोत्तम दादा को भी प्रणाम करता हूं। अपने समाज का मंत्रालय कभी बदलने वाला नहीं है, बोलना चाहता हूं। अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। मेरे एक पत्रकार मित्र ब्राह्मण भी है। वो हमेशा एक बात कहते कि भोज भंडारा किसी के भी घर का हो, बस परोसने वाला आदमी अपना होना चाहिए। फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, अपना लाभ बराबर होते रहना चाहिए, यानी कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। लेकिन कंगना के मामले में ये थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बीजेपी के पक्ष में बोलने से पुरस्कार और सिक्योरिटी तो मिली, लेकिन फिल्मों को दर्शक नहीं मिल रहे। कंगना अब समझ गई कि सिर्फ एक पक्ष के होकर रह जाने से दर्शक नहीं मिलते, और इसीलिए 8 करोड़ भक्तों, मेरा मतलब है कि पार्टी सदस्यों के से नाराज होकर कंगना अब कांग्रेस की ओर झुक रही है। और उसकी अगली फिल्म का नाम है इमरजेंसी, और स्टोरी भी इंदिरा गांधी के पावर की। आइडिया अच्छा है, फिल्मों को दोनों तरफ के दर्शक मिल सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में हुए अत्याचारों का हवाला देकर ही बीजेपी सत्ता में आई थी। आप जानते हैं ना इमरजेंसी में क्या हुआ था। दरअसल इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में बंद कर देते थे। और जैसे आज के दौर में बीते 1 दशक में लालू प्रसाद, आजम खान, पत्रकार नीलेश शर्मा, डॉक्टर कफील, नवाब मलिक, पत्रकार कप्पन जैसे कई लोगों, नेताओं और सरकारों की आलोचना करने वाले 405 भारतीयों के खिलाफ राजद्रोह के ज्यादातर मामले 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता आने के बाद से दर्ज किए गए हैं। हाल ही में जैसे कॉमेडियंस, व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट, फिल्मकारों, पत्रकारों पर भी मामले दर्ज हुए हैं। फिल्म निर्माता अविनाश दास भी इन दिनों जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की शाह जी के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। अरे वही सिंघल मैडम जिनके घर नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई थी।
अच्छा, ये भी पता चला कि सिंघल मैडम नदी के रास्ते स्टोन चिप्स दूसरे देश भेजकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। अब बताइए, इतनी टैलेंटेड महिला के साथ एक सेल्फी तो बनती है ना। वैसे आजकल आईएएस लोग काफी कमाल कर रहे हैं। इधर दिल्ली में आईएएस पति पत्नी शाम को अपने कुत्ते के साथ टहलने त्यागराज स्टेडियम जाते थे। बढ़िया मौसम के मजे लेते हुए उनकी जिंदगी गुजर रही थी कि किसी की नजर लग गई। किसी ने शिकायत कर दी कि उनके कुत्ते के लिए शाम को स्टेडियम खाली करवा लिया जाता है, खिलाड़ियों से घर जाने को कह दिया जाता है। वैसे ये जरूरी भी था क्योंकि भीड़ में कुत्ता थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन सरकार ने उस आईएएस दंपति का ट्रांसफर करवा दिया, और न सिर्फ ट्रांसफर किया बल्कि पति पत्नी को एक दूसरे से 3500 किलोमीटर दूर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भेज दिया। अब बताइए, पति पत्नी के बीच में यह प्रशासन खड़ूस सास की भूमिका में नजर आ रहा है। एकता कपूर की सीरियल की याद दिलाती ये कहानी इतनी ही नहीं है, इसके आगे और ट्विस्ट है। सांसद महुआ मोइत्रा अब ननद की भूमिका में आ गई हैं। महुआ ने कहा कि हमारा अरुणाचल कोई डस्टबिन नहीं है कि आप अपना कचरा यहाँ फेंक दो। मतलब आईएएस पत्नी को सीधे सीधे कचरा बोल दिया, सिर्फ एक कुत्ते के कारण। एक ऐसा ही मामला पिछले दिनों केदारनाथ में हो गया। दिल्ली के ही एक त्यागी दंपत्ति अपने कुत्ते के साथ केदारनाथ मंदिर पहुंच गए, दर्शन किया। पुजारी ने त्यागी के साथ साथ कुत्ते को भी तिलक लगाया। त्यागी दंपत्ति ने भी चढ़ावा चढ़ाया, पुजारी को ध्यान भी दिया। तब तक मंदिर कमेटी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मामला तब बिगड़ गया जब कुत्ते के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। कमेटी ने त्यागी के खिलाफ एफआईआर करवा दी। वैसे भगवान तो सभी के होते हैं, कुत्ता भी उनकी दुनिया का एक जीव ही है। कुत्ते के साथ फोटो वायरल होने के बाद से त्यागी जी जवाब देते फिर रहे हैं और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी ही फोटो पोस्ट करने के कारण फिल्म मेकर अविनाश दास इन दिनों जेल में है। हालांकि इसको आप इमरजेंसी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोला तो समझे ना। अच्छा हुआ कबीर दास इस दौर में पैदा नहीं हुए, वरना आधे से ज्यादा जिंदगी उनकी जेल में ही बीतती। वो तो कुछ ऐसी घटनाएं इंदिरा गांधी सरकार की उस घोषित इमरजेंसी में भी हुई थी। उन घटनाओं को दिखाने के लिए बन रही फिल्म इमरजेंसी में काम कर रही कंगना को ये उम्मीद है कि दोनों पक्ष की बात करने से निष्पक्ष दर्शक सिनेमाघरों में जरूर पहुंचेंगे, और ये उम्मीद भी है कि 9वीं फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। वाकई कलाकार और पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। सत्ता भी अगर निष्पक्षता से कार्रवाई करे तो नागरिकों का प्यार जरूर मिलेगा। अब तक हम देखते आए कि सरकारें अपनी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सारे हथकंडे अपना लेती है, बल्कि उस भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले के खिलाफ ही मामला बना देती है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो अपने ही मंत्री सिंगला को बर्खास्त और गिरफ्तार करके एक मिसाल पेश कर दी। हालांकि ऐसी ही मिसालें यूपी में बसपा सरकार के दौरान मायावती ने भी पेश की थी, लेकिन तब उनकी तारीफ ज्यादा नहीं हुई थी। खैर, अगर इमरजेंसी फिल्म निष्पक्षता से बन जाती है और हिट भी हो जाती है तो भक्तों और आईटी सेल वालों के लिए फिर से धर्म संकट आ जाएगा भैया, कि तारीफ करें या ट्रोल करें, क्योंकि कांग्रेसी तो कहेंगे कि इंदिरा गांधी के कारण फिल्म हिट हो गई है, और भक्तों ने अगर कंगना की तारीफ कर दी तो इनडायरेक्टली इंदिरा जी की तारीफ हो जाएगी। कुल मिलाकर आईटी सेल और भक्तों के लिए बड़े धर्म संकट यानी कि कंफ्यूजन की घड़ी आने वाली है। लेकिन कंगना को किसी भी कीमत पर एक हिट फिल्म तो चाहिए ही, नहीं तो बेचारे फिर बोलेगी इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सवाल तो फिर भी बनता है कि आखिर फ्लॉप हुई क्या है, कंगना की फिल्में या मोदी जी की विदेश नीति? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, चलते चलते एक बात और, कई थिएटर वालों ने कंगना की धाकड़ उतार कर भूल भुलैया 2 लगा दी। वैसे जब सब कुछ फेल होने लगे तो हमारी मीडिया भी 8 साल से भूल भुलैया ही दिखा रही है। खैर, अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।